नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज दरअसल बातचीत करेंगे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और उनकी कम्युनिकेशन टीम के इंचार्ज जयराम रमेश से, जो लगातार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ हैं और इस वक्त पार्टी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, इस वक्त एक बड़े संकट के दौर से गुजर रही है और भारत जोड़ो यात्रा के बारे में यह कहा जा रहा है कि दरअसल ये भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। लेकिन इसी बीच जब कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा में लगी हुई तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस तोड़ो यात्रा भी कर रही है। गोवा में 11 में से 8 विधायकों को तोड़ रखा है और इस यात्रा के ठीक पहले गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ दी है। तो कई तरीके के सवाल हैं, कई तरीके की झंझावात हैं। इन सबके बीच में आइए जानते हैं कि दरअसल कांग्रेस पार्टी सोच क्या रही है और उनके बड़े नेताओं को क्या उम्मीद है भारत जोड़ो की इस यात्रा से, और कांग्रेस कैसे और मजबूत हो सकती है और बीजेपी का सामना कैसे कर सकती है। जयराम रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयराम जी, मेरा पहला सवाल इस बात को लेकर यह है कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद क्या है? क्यों आप लोग इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं जो 3570 किलोमीटर की है? देखिए आशुतोष, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में हमने उदयपुर चिंतन शिविर में चर्चा की पहली बार 4 महीने पहले, और हमने कई ऐसे सुझाव आए थे कि किस तरीके से हम कांग्रेस संगठन को और मजबूत कर सकें। तो एक तरीके से मैं समझता हूं ये हमारे राजनीति में एक परिवर्तनकारी क्षण है, हमारे संगठन के लिए एक नई जान फूंकने की प्रयास है। मैं नहीं समझता हूं कि ये जादू की छड़ी है, पर एक महत्वपूर्ण कदम है और जिसमें करीब 120 भारत यात्री भाग ले रहे हैं। राहुल गांधी जी खुद 3600 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेंगे। ये टोयोटा या इनोवा का यात्री नहीं है, ये यात्रा है पद यात्रा। तो उन्होंने ये भी कहा है, कुछ नागरिक संगठनों के साथ उनकी बातचीत हुई थी 22 अगस्त को, और किसी ने उनसे ये सवाल पूछा कि आप क्यों भाग ले रहे हैं इस भारत यात्रा में, और उन्होंने कहा हमारे संस्कार में भक्ति और तपस्या 2 चीजें अपनी ही महत्व रखती हैं और मैं इसको एक तपस्या के रूप में देखता हूँ। तो ये सवाल एक तो ये है कि हमारे संगठन में एक वक्त आ गया था कि हमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हमें सुझाव चाहिए था, हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने की जरूरत थी, और हमें ये संदेशा हमारे संगठन को और जनता को भी पहुंचाना था कि हम एक साहसी कदम के लिए भी हम तैयार हैं, और भारत जोड़ो यात्रा एक उस संदर्भ में देखा जाना चाहिए। बिल्कुल। जयराम जी, थोड़ा सा अगर आप कैमरे से थोड़ा सा हल्का सा दूर हो जाए तो आपकी तस्वीर और बेहतर तरीके से आएगी। आपने कहा कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जरूरत थी। आज कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो उसकी हालत बहुत खराब है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकतवर हो गई है। तो ये संदेश कांग्रेस को जीवित करने की है, कांग्रेस को रिवाइव करने की है, या भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है उसका मुकाबला करने की? और क्या आपको लगता है कि आप मुकाबला कर सकते हैं? हम जरूर मुकाबला कर सकते हैं, पर हमें और मजबूत होना होगा आशुतोष। हम इस हालत में हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। हम हमारे सिर्फ इतिहास के आधार पर हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक जंग नहीं है, ये राजनीतिक मुकाबला नहीं है, ये सिर्फ चुनावी मुकाबला नहीं है, ये विचारधाराओं का मुकाबला भी है। हमें ये आइडियोलॉजिकल वॉर से भी निपटना है। और थोड़ा सुस्ती आ गई थी। हमारा हमारा संगठन एक हाथी के माफिक है, महान बड़ा संगठन है। हाथी आराम धीरे धीरे चलता है, पर जब हाथी के मन में आ जाता है कि मुझे तेजी से चलना है तो हाथी तेजी से भी चल सकता है। पर थोड़ा सुस्ती आ गई थी। और सबसे बड़ी बात आशुतोष मैं कहूँ, हमारे संगठन में एक नेगेटिविज्म बढ़ गया था, एक नकारात्मक मनो जो हम मनोवैज्ञानिक जंग है, जो साइकोलॉजिकल वॉर है, वो हम हार रहे थे। हमारे ही संगठन में हमारे ही नेता, हमारे ही कार्यकर्ता ये नकारात्मक संदेशा पहुंचाते थे, एक नेगेटिव मानसिकता बढ़ फैल जाती थी।
तो इससे हमें निपटना था। एक मैं तो बिल्कुल साफ था कि मुझे 17 जून को जिम्मेदारी सौंपी गई कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक जी 1 महीने बाद उदयपुर के बाद। पर उदयपुर में मुझे संकेत कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी दी जाएगी, और मैं पहले दिन से ये सोच रहा था कि हम कैसे आक्रामक बने, हम और कैसे सही वक्त पर हमारे क्षमता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए संदेशा पहुंचाने के लिए। लंबे लंबे बहस में हमें नहीं पड़ना है, और आलोचना करना है सही है, पर हमारा संदेशा क्या है, हमें उसको पहुंचाना है। और हमारे संगठन में एक नई ऊर्जा, नई उत्साह, नई उमंग, और लोगों, हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे युवा नेताओं में, युवा कार्यकर्ताओं में, युवा पीढ़ी में हमें एक जागरूक ठहराने की जरूरत पड़ी कि ठीक है, लोग छोड़कर जा रहे हैं, लोग चिट्ठी लिख रहे हैं, लोग हमारी आलोचना कर रहे हैं, पर हम जीत सकते हैं। हमारे में बल है, हमारे में क्षमता है, इतिहास तो है, विरासत में तो बहुत कुछ हमें मिले हैं, पर सिर्फ विरासत और इतिहास के आधार पर हम आगे नहीं चल सकते, और हम बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये बात सही है, मैं स्वीकारता हूं कि संगठन को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का प्राथमिक मकसद था। दूसरा मकसद ये था, आशुतोष, आपने पहले पूछा इसके पीछे क्या सोच थी, तो मैं समझता हूँ आज जो लोग मुझे पूछते हैं भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाले हैं, भारत तोड़ तो नहीं रहे हैं कोई, भारत तो जुड़ा हुआ भारत है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, 47 में जुड़ गया भारत। तो मेरा जवाब ये है आशुतोष कि जी अगर आप देखें आज 3 ट्रेंड दिखाई देते हैं। एक तो आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, और आर्थिक विषमताएं का बढ़ने का कारण महंगाई है, बेरोजगारी है, जीएसटी है, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, हम दो हमारे दो, ये जो आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं हमारे देश को कमजोर कर रही हैं। दूसरी बात जो है, सामाजिक ध्रुवीकरण हो रहा है। सामाजिक ध्रुवीकरण धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, खाने पीने की चीजों के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर जो ध्रुवीकरण किया जा रहा है, खास तौर से चुनावी नजरिए से, और जी भयंकर तरीके से ये हो रहा है, और ये समाज को कमजोर कर रहा है। और तीसरी बात, राजनीतिक केंद्रीकरण हो रहा है, राज्यों के अधिकार छीने जा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, और सारे के सारे राजनीतिक जो सत्ता अथॉरिटी है, जो निर्णय लेते हैं, वो सिर्फ प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय। जी सामाजिक ध्रुवीकरण के कारण और राजनीतिक केंद्रीकरण के कारण, तो हमें जोड़ना है, लोगों को जोड़ना है, सिस्टम्स को जोड़ना है, संविधान को बचाना है, ध्रुवीकरण से हमें मुकाबला करना है, और विषमताओं के बारे में हमें जनता के सामने जाके जनता की जो चिंता है, विषमताएं जो बढ़ रही हैं, उस पर हमें सुनना है, लोगों को बात नहीं करना है। मैं नहीं कहता हूं कि ये भारत जोड़ो यात्रा रोज हम देश के नाम संदेश देते हैं, अपने वो रोज देश के नाम संदेश नहीं देते हैं, पर लोगों से मिलते हैं, सुनते हैं। बट जयराम जी, यहां पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि जब आप भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि 3 बड़े मुद्दे हैं जिनके आधार पर देश कमजोर हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी से लोग छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा? क्या कांग्रेस में उनका विश्वास कम होता जा रहा है, या राहुल गांधी की लीडरशिप में उनको विश्वास नहीं है? नहीं, देखिए कई कारण हैं, ये 30-35 साल से एक ट्रेंड आ रहा है। हम मंडल मंडल की वजह से हमें काफी कुछ भारी धक्का मिला उत्तर भारत में। उसके बाद मंडल के रेस्पॉन्स में कमंडल की राजनीति शुरू हुई, और हम असफल हुए उससे मुकाबला करने में। और 1991 में हमने मंडल और कमंडल के बाद हमने मार्केट इकोनॉमी हम लाए। हमारा हमारा जो जवाब था, कांग्रेस पार्टी का रिस्पांस जो था, वो मार्केट इकोनॉमी था। और एक तरीके से देखा जाए, हालांकि मैं 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में मेरी काफी कुछ भूमिका रही है, पर मैं समझता हूं कि
उसका भी एक नतीजा ये रहा है कि विषमताएं बढ़ी हैं। उसका ये भी नतीजा रहा है जो कमंडल के ताकतें हैं, कमंडल के संस्थाएं हैं, वो और भी मजबूत हुए हैं। और ये राजनीतिक मुद्दों पर हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम सोचे कि लिबरलाइजेशन करेंगे, आर्थिक सुधार लाएंगे और हमें फायदा पहुंचेगा। वो गलत साबित हुआ। तो गलतियां हमसे भी हुई हैं आशुतोष, ऐसा नहीं है कि हमने गलती नहीं की। शाहबानो जजमेंट देखिए, या जो ताले खुलवाए गए अयोध्या में 1986 में, ये सब इस पर बातचीत हो, इसमें फिर से चर्चा हो सकती है क्या हमने सही किया कि नहीं, कौन क्यों किया। अब मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं, पर हुआ तो ये, और उसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। और संगठन में कमियां थी, पर हम 10 साल कांग्रेस मिलीजुली सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। और एक चीज है, कांग्रेस पार्टी में जब सत्ता में है हम लोग संगठन का नजरअंदाज करते हैं। जब हम सत्ता में होते हैं हम संगठन को थोड़ा सोचते हैं कि संगठन प्राथमिकता हम सत्ता को देते हैं, संगठन को पीछे हटा देते हैं। जब हम सत्ता में नहीं है हम संगठन की बात करना शुरू कर देते हैं। तो ये बात 10 साल जो यूपीए की सरकार रही और जो हमारे गठबंधन हुए, उस गठबंधन का नतीजा ये हुआ कि हम हर राज्य में हम कमजोर होते रहे। महाराष्ट्र में हम कमजोर हुए, मिसाल के तौर से मैं कहता हूँ, बिहार में हम कमजोर हुए, अलग अलग राज्यों में हम कमजोर हुए। तो जिस तरीके से हमारे गठबंधन बने थे, मैं समझता हूँ हमने अलग अलग पार्टियों को एक मौका दिया बढ़ने के लिए, और वो उनकी बढ़ोतरी ऐसी हुई कि हमारी कमजोरी होना बिल्कुल वास्तविक था। तो ये गलत, मेरे समझ में इतिहास के नजरिए से ये गलत हमने अपनाया। बट जयराम तो जी, लोग छोड़कर जा रहे हैं आशुतोष। हाँ जी बोलिए। मैं क्या आप ये इशारा कर रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी ने कोएलिशन की पॉलिटिक्स की, क्या वो गलती थी? और क्या इस आधार पर भविष्य में आप कोएलिशन की पॉलिटिक्स से दूर हटना चाहेंगे या कोएलिशन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व? मैं इस विचार का हूं आशुतोष कि कोएलिशन गिव एंड टेक होता है। जी, कोएलिशन में हर एक पार्टी को समझौता करना पड़ता है। मेरा ये अनुभव रहा है जिनमें हमेशा हमारे घटक दल हमसे अपेक्षा ज्यादा करते हैं, और हम क्योंकि हम सत्ता में रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लोग में ये एक मानसिकता है कि कांग्रेस सत्ता का एक वास्तविक पार्टी है, क्योंकि हम कई दशकों से सत्ता में रहे हैं और हमें विपक्ष में रहना हमें नहीं आता। अब एक कहा जाता है कि कांग्रेस नेचुरल पार्टी ऑफ गवर्नेंस है और बीजेपी नेचुरल पार्टी ऑफ ऑपोजिशन है। पर हमें अभी विपक्ष में रहना हम सीख रहे हैं। विपक्ष में हम क्या, जब हम सत्ता में हैं जब हम जानते हैं सरकार कैसा चलाना, पर जब हम विपक्ष में हैं हमें ये सब अजीब सा दिखता है। कैसे करें, पद यात्रा कैसे करें, जन जागरण रैलियां कैसे करें, ये हम सत्ता में कभी करते नहीं है ना। तो हम भी सीख रहे हैं। तो कोएलिशन में मेरा मेरा ये अनुभव रहा है आशुतोष, और मेरा ये विचार है, हम कमजोरी से हम कोएलिशन में हमें कभी करना नहीं चाहिए। हमें मजबूत होना चाहिए और मजबूती से हमें कोएलिशन में जाना चाहिए। अगर हम कमजोर स्थिति में रहकर कोएलिशन करेंगे तो किसी को फायदा नहीं पहुंचेगा। तो कोएलिशन तभी संभव हुआ है जब कांग्रेस पार्टी 140, 100, 150 सीटें लाती है। तो पहला मकसद तो 150 तक तो हमें पहुंचना ही है, क्योंकि 150 अगर हम नहीं पहुंचेंगे तो कोई कोएलिशन संभव नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। जयराम जी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि आज कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी क्राइसिस लीडरशिप की क्राइसिस है। क्या ये वाकई में लीडरशिप की क्राइसिस है कि जितने लीडर्स आपको छोड़ के गए हैं वो राहुल गांधी पे सवाल खड़े करते हैं? नहीं, राहुल गांधी देखिए, राहुल गांधी तो 2013 में वाइस प्रेसिडेंट बने, उसके बाद
4 साल बाद वो प्रेसिडेंट अध्यक्ष बने। नहीं, एक व्यक्ति को दोषी ठहराना मैं समझता हूँ ये गलत है। क्योंकि ये सिस्टम बिगड़ गया है। और सब लोग, मैं मिसाल के तौर से गुलाम नबी आजाद जी का मिसाल लेना चाहता हूँ, उदाहरण लेना चाहता हूँ। उनको क्या नहीं मिला? हर एक पद पर, हर एक राज्य के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विभाजन के लिए वो जिम्मेदार है। और अगर आज वो लीडरशिप को दोषी ठहराते हैं, वो गलत है, क्योंकि सारे निर्णयों में उनका हाथ है। वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य थे। तो और राहुल जी को अध्यक्ष बनाने में, सोनिया जी को अध्यक्ष बनाने में उनका बड़ा हाथ था। तो मैं किसी एक व्यक्ति, ये कहना कि राहुल गांधी की वजह से या सोनिया गांधी की वजह से ये लीडरशिप की कमजोरी है और हम कमजोर हुए हैं, ये गलत है। क्योंकि ये, मैं पिछले 20-25 साल से, मैं जैसा कि मैंने कहा आपको, हम समझ नहीं पाए कि भारत बदल रहा है। युवा पीढ़ी की अपेक्षाएं जो है, जो मांगे जो है, उनका जो एस्पिरेशन है, वो बदल रहा है। कम्युनिकेशन का जगत बदल रहा है। हम देरी से ये हमें जानकारी होती है, देरी से हम उठते हैं और देरी से हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये सब एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है कई सालों से जो आ रहा है। तो मैं जरूर कहता हूं कि चिंताजनक स्थिति है, चुनौतियां बहुत गंभीर हैं और मैं कभी इसको मिनिमाइज करना नहीं चाहता हूं। और अगर आप मुझे पूछें कि भारत जोड़ो यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा, मैंने पहले ही कहा, ये जादू की छड़ी नहीं है जी। ये एक ऑनेस्ट प्रयास है। ये एक ईमानदारी से हम प्रयास कर रहे हैं। 5.5 महीने, 6 महीने पद यात्रा करना ये छोटी बात नहीं है। हर एक जो हम कर रहे हैं, करने की कोशिश हो रही है, और लोग हमसे सवाल उठा रहे हैं, आप क्यों कर रहे हो? यात्रा से क्या आप प्रधानमंत्री बनोगे? आपको याद होगा 1983 में जब चंद्रशेखर जी ने भारत यात्रा की शुरुआत की थी, चरण सिंह ने एक बयान दिया था कि क्या चंद्रशेखर समझते हैं कि यात्रा करके वो प्रधानमंत्री बनेंगे? आपको याद होगा। तो पर मेरे विचार में, जितना कि मैं राहुल गांधी को जानता हूँ 14 साल से, मैं नहीं समझता हूँ कि वो प्रधानमंत्री बनने के लिए ये यात्रा निकाले। वो जेन्युइनली चाहते हैं कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी में और स्पष्टता आए। कांग्रेस के संगठन में जो लोग ऊपर में हैं और जो लोग ब्लॉक स्तर पर हैं, जिला के स्तर में हैं, राज्यों में हैं, उनके बीच में जो अंतर बढ़ गया है, उनके बीच में जो दूरी है, उसको कम करें। तो ये एक ईमानदारी प्रयास है। बट जयराम जी, जब राहुल गांधी इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी लेनी चाहिए? क्योंकि उनके दिमाग में, मैं नहीं कहता हूँ। अगर ये इंटरव्यू, आशुतोष, आप 8 दिन बाद करते, ये सवाल आप पूछते कि अगर राहुल गांधी ने नामांकन पत्र भरा होता, आप पूछते उन्होंने क्यों भरा है, और उस 1 अक्टूबर के बाद जब स्क्रूटिनी हो जाता, आप मुझे पूछते उन्होंने क्यों नहीं भरा है। तो ये अंग्रेजी में ये कहावत है ना, डैम्ड इफ यू डू एंड डैम्ड इफ यू डोंट। करो भी गाली, नहीं करो भी गाली। मैं नहीं कह सकता हूं कि राहुल जी बनेंगे या नहीं, पर मैं बनना चाहते हैं कि नहीं, पर मैं एक चीज जरूर कहूंगा आशुतोष, कि कांग्रेस पार्टी में जो भी कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा, जो भी कांग्रेस अध्यक्ष बनेगी, राहुल गांधी कांग्रेस विचारधारा के लिए एक मार्गदर्शक होंगे। ये बात सही है। राहुल गांधी कोई अध्यक्ष नहीं बन सकता और ये मानकर निर्णय ले सकता है कि राहुल गांधी नहीं है, सोनिया गांधी नहीं है। नहीं, सोनिया गांधी तो है, पर राहुल गांधी जो है, जो विचारधारा के मार्गदर्शक हैं, उसको कभी कोई अध्यक्ष नजरअंदाज नहीं कर सकता ना। मैं जानता हूं आप पत्रकार लोग हैं, आप लोग कहेंगे भाई ये तो बैक सीट ड्राइविंग होगा। नहीं, ये बैक सीट ड्राइविंग नहीं है।
अभी देखिए, आजकल के मोटर गाड़ियों में जीपीएस होता है, जी। वो राहुल गांधी जीपीएस के माफिक होंगे। बट जयराम जी, जब आप मार्गदर्शक शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि आजकल लोग नहीं मार्गदर्शक मंडल में लोगों को डाल देते हैं, फिर उसके बारे में नहीं भूल नहीं, जाते हैं लोग। ठीक है, मार्गदर्शक वो शब्द मुझे और कोई शब्द ढूंढना चाहिए था। कॉम्पस, कॉम्पस को क्या कहते हैं? मार्गदर्शक बीजेपी का शब्द है, मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। हालांकि बट मुझे भी 7 साल बाकी है मार्गदर्शक मंडल में आने में। जयराम जी, एक और सवाल आपके, क्योंकि इस बीच गुजरात के चुनाव भी होंगे और हिमाचल प्रदेश के भी चुनाव होंगे, तो क्या राहुल गांधी गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कैंपेनिंग करने जाएंगे, बीच में छोड़ बिल्कुल के जाएंगे, जाते हैं? बिल्कुल जाएंगे आशुतोष, बिल्कुल जाएंगे। 5 तारीख सितंबर को वो अहमदाबाद गए थे, उनका कार्यक्रम बनेगा। जिस दिन वो जाएंगे उस दिन पद यात्रा नहीं होगा। आज हम 15 तारीख को बातचीत हो रही है, आज आराम का दिन है, हम कोल्लम में हैं, केरला में। और जिस दिन वो जाएंगे हिमाचल प्रदेश और गुजरात, उस दिन जरूर पद यात्रा को विराम दिया जाए। बट एक चीज मैं कहना, बार बार ये आलोचना होती है कि क्यों आप गुजरात और हिमाचल में यात्रा को नहीं ले गए। आशुतोष, ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा है, और हमने 5 या 6 रूट देखे। और जब रूट हम तय करते हैं तो कई फैक्टर के आधार पर हम तय करते हैं। एक तो ये रूट होना चाहिए जो कम से कम समय में हम खत्म कर सकें। दूसरा, ऐसा होना चाहिए जो सिक्योरिटी के नजरिए से, वो हमारे जो सिक्योरिटी है, सीआरपीएफ की सिक्योरिटी, उसको मंजूरी दे। तीसरा, और राहुल गांधी जी इस पर बहुत उन्होंने बहुत दम दिया था, इस पर बल दिया था कि ऐसा हमें रूट चुनना चाहिए जो पूरा हम पद यात्रा से उसको पूरा कर सके। ऐसा नहीं कि हम उसको हाइब्रिड यात्रा हो सके। कई लोगों ने सुझाव दिया था कि हाइब्रिड यात्रा कीजिए, उन्होंने कहा नहीं, अगर यात्रा को कुछ मायने रखना है, पद यात्रा होना चाहिए। और चौथा पॉइंट आशुतोष, लोग भूल जाते हैं, अ, अगर आप 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू करोगे, तब आप 90 या 95 दिन लगेंगे गुजरात में पहुंचने में। अगर आपकी छाती भी 56 इंच की छाती हो, तब भी आप 90 दिन लेंगे। तो 90 दिन के बाद तो चुनाव हो जाएंगे। तो चुनाव के पहले हमें पहुंचना वहां बिल्कुल असंभव था। अगर हम कश्मीर से भी शुरू करते, मान लीजिए हम कश्मीर से शुरू करते, हालांकि हम यात्रा जब होती है हमेशा हम कन्याकुमारी टू कश्मीर कहते हैं, और शंकराचार्य ने भी कालड़ी से कश्मीर गए थे। भक्ति मूवमेंट हमारे इतिहास में दक्षिण भारत से शुरू हुआ था, तो हम दक्षिण से शुरू करना चाहते थे। पर तो अगर कश्मीर से भी हम शुरू करते ना, तब हम चुनाव के पहले नहीं पहुंच पाते। हो सके चुनाव के बाद अगले साल 2023 में हम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश एक और यात्रा निकालें। अगर ये भारत जोड़ो यात्रा और नंबर 1 सफल हो, तो एक दूसरा भारत जोड़ो यात्रा, मान लीजिए पोरबंदर टू परशुराम कुंड, तो हो सके वो भी हम निकाल सकते हैं। और आप इसका खबर दे रहे हैं? जिक्र, सॉरी, आप खबर दे रहे हैं हम लोगों को? नहीं, खबर नहीं दे रहा हूं, पर मैं नहीं कह सकता हूं कि नहीं सोच हो रही है। राहुल गांधी से भी ये सवाल उठाया गया था, वो नागरिक संगठनों ने उठाया था 22 अगस्त को, और उन्होंने ये भी कहा, हाँ, अगले साल हो सकता है, इस पर हम विचार कर सकते हैं। और मैंने ऐसे ही मिसाल दिया आपको पोरबंदर, क्योंकि कन्याकुमारी टू कश्मीर है, 2 क है, पोरबंदर टू परशुराम कुंड 2 प है। तो ये हो सकता है अगले साल हम करें, हो सकता बट है। बट जयराम जी, जब आप भारत यात्रा कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, गोवा में आपकी पार्टी को तोड़ दिया जाता है और 11 में से 8 विधायक उधर चले जाते हैं, तो इससे कैसे निपटेगी कांग्रेस पार्टी? कैसे देखिए, विधायकों ये को अपने अपने साथ रख पाएगी? रोज रोज कुछ ना कुछ बीजेपी करती रहेगी। एक दिन कंटेनर, दूसरा दिन टी शर्ट, तीसरे दिन और कोई मुद्दा उठाते हैं, बच्चों का मुद्दा उठाते हैं। और ये जो ऑपरेशन कीचड़ था गोवा में, ये पिछले 6 महीने से चल रहा था, पर वो असफल हुए। उनको 8 की जरूरत थी, पहले 5 ही मिले थे। पर वो असफल रहे पहला प्रयास। अब जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुआ, तो बीजेपी का ये प्रयास है, रोज कुछ ना कुछ हेडलाइन मैनेजमेंट करो, ताकि भारत जोड़ो यात्रा को डाइवर्ट कर दो।
लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर दो और लोग ये कहने लगेंगे कि ये क्यों भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं जब उनकी पार्टी में पार्टी टूट रही है। तो ये फास्ट फॉरवर्ड हो गया। ये फास्ट फॉरवर्ड रिमोट कंट्रोल जो है, रिमोट कंट्रोल में एक पॉज बटन है, एक प्ले बटन है, एक फास्ट फॉरवर्ड बटन है। इन्होंने बीजेपी ने फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा दिया ताकि ये ऑपरेशन कीचड़ अभी किया जाए, ताकि लोग जब देख रहे हैं जो रिस्पॉन्स मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा, रोज 25,000 30,000 लोग आ रहे हैं सड़कों पे बिना मोबिलाइजेशन के, थोड़ा घबराई हुई है बीजेपी। और बीजेपी को थोड़ा आश्चर्य हुआ है कि ये सोया माने ये जो बिल्कुल मरा हुआ हाथी कैसे चल रहा है, न केवल चल रहा है पर बिगुल बजा रहा है। और लोग आ रहे हैं इस हाथी को देखने के लिए, लोग आ रहे हैं इस हाथी को। हाँ सॉरी जयराम जी, कांग्रेस पार्टी मीडिया से बहुत नाराज है, उसकी नाराजगी का कारण क्या? मीडिया को तो अपना काम करना होता है। मीडिया से नाराज नहीं है आशुतोष मीडिया से नाराज नहीं है, मीडिया मालिकों से नाराज है। प्लीज इससे बिल्कुल अलग से रखिएगा। मीडिया से हम लोग नाराज नहीं हैं। मीडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे हितैषी हैं, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो कवर करते हैं। हमारी शिकायत जो है मीडिया मालिकों से है, जिनको फोन आता है राउज एवेन्यू से, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से, जो फोन आता है प्रधानमंत्री कार्यालय से, प्रधानमंत्री निवास से, वो गोदी मीडिया से हमें शिकायत है। 3-4 अभी तो इंडियन मीडिया तो 3-4 मालिक ही कंट्रोल करते हैं, उनसे शिकायत है, मीडिया से शिकायत नहीं है। आपने मालिकों को रीच आउट करने की कोशिश की? मीडिया के मालिकों से हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ आशुतोष, मैं कुछ मालिकों से मिला हूँ, पर मुझे कहना चाहिए कि पिछले एक हफ्ते में जिन चैनलों ने हमें बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया था वो हमें कवरेज दे रहे हैं। जो अखबारों में हमारा कोई खबर नहीं छपता था आज छपा जा रहा। तो कुछ किरणें दिख रही हैं, कुछ किरणें दिख रही हैं। जयराम जी, आपसे आखिरी सवाल ये कि ये जो अपोजिशन यूनिटी है, इसमें कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहां देखती है? क्या कांग्रेस पार्टी पिवट के तरीके से काम करेगी, या कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार जिस तरीके से जोड़ने की कोशिश करे उसमें मदद करेंगे? आशुतोष, मेरे मन में सिर्फ एक चीज है, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, मजबूत कांग्रेस, मजबूत कांग्रेस, मजबूत कांग्रेस। ये ऑपोजिशन यूनिटी नतीजा होगा मजबूत कांग्रेस का। ऑपोजिशन यूनिटी को प्राथमिकता मैं नहीं दे रहा हूं, मैं प्राथमिकता दे रहा हूं कांग्रेस को मजबूत करना, और उसका एक नतीजा होगा, उसका एक परिणाम होगा ऑपोजिशन यूनिटी। अगर कांग्रेस कमजोर है तो ऑपोजिशन यूनिटी होना असंभव है, और ऑपोजिशन यूनिटी से कुछ नहीं निकलेगा, ये खिचड़ी निकलेगा। आज हम ऑपरेशन कीचड़ कह रहे हैं बीजेपी को, तब बीजेपी हमें कहेगी ऑपरेशन खिचड़ी। हम खिचड़ी नहीं चाहते। कांग्रेस के बिना कोई नॉन बीजेपी सरकार नहीं बन सकती, और ये थर्ड फ्रंट वीड फ्रंट में मैं बिल्कुल विश्वास नहीं रखता हूं। हमारे देश में सिर्फ 2 फ्रंट हैं, बीजेपी लेड फ्रंट और कांग्रेस लेड फ्रंट, और कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए, कांग्रेस की स्थिति और मजबूत होनी चाहिए। तो ऑपोजिशन यूनिटी ठीक है, बातचीत चलती रहेगी, पर हम लोग तो भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जयराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए हमसे। थैंक यू सो मच सर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।